अपन जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन, उसके अंदर एक टॉपिक और अपन इसको डाल सकते हैं। मतलब ये भी टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा रिएजेंट काम में आ रहा है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं जिसके अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, ऐसे एक रिएजेंट का यूज किया जाएगा जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को इसमें ट्रांसफर करेगा। और उस रिएजेंट का जो नाम है वो क्या है, फ्रेमीज सॉल्ट। ठीक है, क्या है ये फ्रेमीज सॉल्ट? ऑक्सीजन, रेडिकल, नाइट्रोजन, SO3 के, SO3 के। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम है फ्रेमी सॉल्ट। ये क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन को रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इससे क्या होता है, क्या बनता है, 1,2 क्यूनॉन बनता है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे होती है रिएक्शन। ये अपन ने लिया फिनॉल, फिनॉल के अंदर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रेडिकल की फॉर्म में निकाल लेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, फ्रेमी सॉल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख रही हूँ, फ्रेमी सॉल्ट हमने लिया। ठीक है, इसी को काम में लिया है। तो क्या बनेगा, ये H रेडिकल को निकाल लेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन रेडिकल की क्या बनेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा। तो देखिए ये इसकी क्या बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बन गई। अब क्या होगा, फिर से फ्रेमी सॉल्ट आए, क्या काम करेगा, इसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि वो भी तो रेडिकल ही है। ठीक है, वो रेडिकल है, इसकी एक और रेजोनेटिंग फॉर्म बना सकते हैं हम लोग। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो इसकी पहले एक रेजोनेटिंग फॉर्म बनाओ, यहाँ रेडिकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या काम में लेंगे हम, फिर से एक फ्रेमी सॉल्ट का एक और मॉलिक्यूल काम में आएगा। अभी क्या करेगा, ये रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये SO3 के, ये SO3 के। ठीक है, ये यहाँ पे आके जुड़ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के पास जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ में निकल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1,4 क्यूनॉन बन जाएगा। क्या नाम है इसका, 1,4 क्यूनॉन। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो अपना फ्रेमी सॉल्ट था, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। तो एक अच्छा एग्जांपल है 1,4 क्यूनॉन के लिए। इस तरीके से इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसफर होकर ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखते हैं। अभी जो जाके लगा था वो पैरा पोजीशन पे जाके रेडिकल जो था उसके साथ अटैच हुआ था। लेकिन अगर मान लो कि फिनॉल ऐसा हो, पैरा सब्स्टिट्यूटेड हो, तो अगर पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा तो फिर इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे तो कोई आगे नहीं लग सकता। ठीक है, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो इतना बड़ा है कि इसको भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अब ये तो एक तरीके से ब्लॉक हो गई 4 नंबर पोजीशन। ठीक है, पोजीशन 4 क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। अब इसके ऊपर तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब फ्रेमी सॉल्ट के साथ में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ये रेडिकल NSO3 के, SO3 के। ठीक है, तब ये तो ब्लॉक हो गई। तो जो ऑर्थो पे था, ऑर्थो के साथ ही ये प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि अपना ऑर्थो भी तो रेडिकल बना था। तो इस तरीके से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये तो ज्यादा हो गई यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल एज इट इज ही रहेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई इसकी। तो अब अपन ये अपना कंप्लीट हो गया एरोमेटिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन। केवल ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी क्योंकि इसके अंदर ये जो कंपाउंड था इसका नाम क्या है, फ्रेमी सॉल्ट। जो किस तरीके की रिएक्शन शो कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स। ये देखिए, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स। कार्बन हाइड्रोजन जो सैचुरेटेड होता है, मतलब ये जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 कार्बन है। ठीक है, तो sp3 होगा तो सैचुरेटेड होगा, क्योंकि इसकी बाकी चारों वैलेंसीज भी कंप्लीट हो रही होंगी सैचुरेशन से। ठीक है ना, मतलब सारी की सारी के लिए सिग्मा बॉन्ड बने हुए होंगे।
तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ये सैचुरेटेड CH बॉन्ड होता है उसका ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक डला हुआ है सिलेबस के अंदर, एक्टिवेटेड और अनएक्टिवेटेड। ठीक है, तो आप अपन अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्टिवेटेड सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स का कर रहे हैं। अभी अपन बोलते किसको ये एक्टिवेटेड, मतलब सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन हम ग्रुप किसको बोलते हैं, तो किसको बोलेंगे हम, एक तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के पास में हो ये CH ग्रुप, मतलब जैसे कि ये मानो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और उसके पास ये CH बॉन्ड हो, तो देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आ गया और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो एक तरीके से कंडीशन कैसी हो गई, एलाइलिक कंडीशन हो गई, क्या एलाइलिक सिस्टम बोल सकते हैं हम इसको, या फिर और कैसी कंडीशन हो सकती है, कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि मानो आपके सामने हो CH, तो ये तो वो आ गया, इसके अलावा क्या हो यहाँ पे ऐसा हो। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन है यहाँ पे और मल्टीपल बॉन्ड आई गया, कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड हो गया, इसके साथ में ये CH ग्रुप लगा हुआ है। तो एक तो ऐसी सिचुएशन हो या फिर ऐसी सिचुएशन हो, इन दोनों के अंदर क्या होता है, इस CH ग्रुप का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आई क्या मेरी बात समझ में? दो कंडीशंस हैं, एक तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के पास में CH ग्रुप हो, या फिर कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड के पास में CH ग्रुप हो। तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के पास में CH ग्रुप हो गया, इसके अलावा कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड के पास में CH ग्रुप हो गया। ठीक है, इस तरीके के जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीडेशन तो इनका होता है। ठीक है, किसका होता है, ऑक्सीडेशन इसका होता है, या तो वो इसके पास में हो या फिर इसके पास में हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया किस तरीके की सिचुएशन के अंदर होता है। अब ये हो सकता है सिंगल रिंग हो, मतलब ओपन चेन हो, या फिर हो सकता है कि बेंजीन रिंग हो। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में भी तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो ऐसा। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर उसके पास में CH, तो यही वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो आपको ये दो कैटेगरी याद रखनी है, एक तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के पास में CH हो और कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड के पास में CH हो। ठीक है, दिमाग में अच्छे से बैठा लो इसको। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक सिस्टम। मतलब इस तरीके का जो सिस्टम होगा जिसमें ये बेंजाइलिक कार्बन होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो आपको ये पता होगा इसको क्या बोलते हैं अपन, टॉलुइनेट। जब इसका ये एक रेडिकल निकल जाता है, ये ऐसा बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ठीक है, तो इस बेंजाइलिक जो ये कार्बन है, इस बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन अगर होता है तो हम उस सारी रिएक्शंस को अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब जो अपन पढ़ रहे हैं, अभी अपन ने क्या डाला, ए डाला था जिसके अंदर अपन ने ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डाला था, उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट बेंजाइलिक सिस्टम का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक तो आपको सबसे पहले पता है कि जो बेंजीन होती है वो इतना इजीली जो है ऑक्सीडाइज नहीं होती, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेना पड़ता है, तब जाके ये ऑक्सीडाइज होती है। ठीक है, लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर इस तरीके से कोई साइड चेन हो, मतलब ऐसे कोई ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे कि ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर तो कई सारे ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो इसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन में यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम के अंदर हमने लिया है। ठीक है, और हम इसको क्या ले रहे हैं, एक्वस मीडियम ले रहे हैं, और हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब ये कंडीशन हम देते हैं तो क्या होता है, CH3 का क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है कंप्लीट और ये COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन मान लो अगर हम ये लें, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड ले लिया, ठीक है, दोनों तरफ क्या लगी हुई है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग एक तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है अपना पूरा का पूरा रिएजेंट, एक तो ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एक और रिएजेंट है जो उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, देखिए KMnO4 अगर हम ले लेते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर और इसके अंदर से हम क्या करें, उसको हीट कर दें, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और इस तरीके से ये दोनों ही किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हुआ सेकेंड एग्जाम्पल। इसके बाद में हम थर्ड एग्जाम्पल देखें, उससे पहले आप लोग एक बात अच्छे से समझ लो कि ये जो जैसे मान लो इस रिंग के अंदर क्या लगे हुए हो, एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो,
जैसे कि OH ग्रुप लगा हो या फिर यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हो। अगर ये लगे हुए होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करने के लिए अगर हम ऑक्सीडेशन ये लेंगे ना तो पहले इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अगर हम हमारे रिंग के अंदर अगर ये ग्रुप लगे हुए होंगे और हम चाहते हैं कि केवल इसका ऑक्सीडेशन हो तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आई क्या मेरी बात समझ में? दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा। अगर रिंग के अंदर ये CH3 का हमें करवाना है, क्या ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप भी लगेगा, या तो OH लगा हो या फिर अमीन लगा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम केवल चाहते हैं कि इसी का ऑक्सीडेशन हो, इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो। हम लोग डिसकनेक्शन पढ़कर आए हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करते थे, ठीक है। अगर हम चाहते थे कि वो ग्रुप डिस्टर्ब ना हो तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, या तो अल्कोहल को होगा तो अल्कोहल को, या फिर अमीन हो तो अमीन को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद ही हमें CH3 का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद में क्या कहा मैंने कि अगर मान लो, एक तो ये फर्स्ट केस हुआ, ठीक है, अगर इसके अंदर इस तरीके के ग्रुप जुड़े हुए हो। केस सेकंड सुनो, अगर मान लो ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल केवल एक सिंगल कार्बन का ना होके इस तरीके से लंबी चेन हो, ठीक है, ऐसी चेन हो, कितनी भी नंबर की हो सकती है, ठीक है। तो अब कौन से कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, तो ध्यान रखना बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है केवल इस CH बॉन्ड का ही ऑक्सीडेशन होगा और इनमें से किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आगे क्या बात समझ में, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है केवल उसी को हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, केवल उसी के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, बाकी के किसी भी कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आगे बात समझ, ठीक है। उसके बाद में हम कहते हैं कि जो इसके अंदर एक और अगर हम रिएजेंट यूज, अभी जैसे हमने ये रिएजेंट यूज किया था, इसमें क्या था, क्रोमियम था। तो ये जो क्रोमियम था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 6 है, ठीक है, +6 है। तो ये +6 का क्या काम होता है, ये हाइड्रोजन को निकाल लेता है, और जब ये 6 है तो निकाल लेगा, +6 है तो हाइड्रोजन को निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें से लेगा, तो इसकी +6 से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, +5 के अंदर, ठीक है। और इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, जो अपनी बेंजीन है इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको लिख देती हूँ कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर क्या होता है इसके अंदर। देखिए क्लीवेज किस तरीके से होता है CH बॉन्ड का, क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड इस तरीके से होता है क्लीवेज। देखिए जरा, ये तो बेंजीन रिंग है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हमने CH3 का बनाया है, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर जो भी क्रोमियम का जो भी कोई एसिड लेंगे, अगर मान लो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसमें से निकाल लेगा एक हाइड्रोजन के को, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकल के अंदर, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, क्रोमियम 5, ठीक है, इस तरीके से। आगे बात समझ में। आगे देखिए, अगर हम क्रोमिक एसिड, अब हम एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं, हम लोग अभी तक 2 एग्जाम्पल ले चुके हैं, अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए। अगर हमें मिथाइल ग्रुप का जो है कन्वर्जन करना है, जो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, और किस में कन्वर्ट करना है, हमें फॉर्माइल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लेंगे उसके अंदर, अभी तक जो 2 रिएक्शंस हमने देखी थी उसके अंदर तो हमने K2Cr2O7 और H2SO4 लिया था, ठीक है, उसमें क्या कन्वर्ट हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये किसमें कन्वर्ट हो, CHO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो, एसिड तक ये ना जाए, ठीक है ना, मतलब इसका एसिड तक कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना हो, ये किसमें कहां पर रुक जाए, ये एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो केवल। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें क्रोमिक एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्रोमिक एसिड किस मीडियम में लेना पड़ेगा, हमें एसिटिक एसिड लेना, एसिटिक एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, और एसिटिक मीडियम लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन हमें इसमें क्या लेनी पड़ेगी, एक तो वाटर के साथ में मतलब डाइल्यूट H2SO4 लेना है हमें। क्या बोला मैंने, हमें क्रोमिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड में अगर लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एनहाइड्राइड को हमें लेना है क्रोमिक एसिड के साथ में, जिससे क्या होगा, ये दोनों CH3 ग्रुप जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, CHO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरीके से, ये CHO। आगे बात समझ, ये हुई एक रिएक्शन। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर अगर आप चाहते हो इसका मैकेनिज्म देखना, तो देखो किस तरीके से इसमें मैकेनिज्म होता है वो देखते हैं। देखिए क्या होता है इसके अंदर, ये एल्डिहाइड क्यों बना, मतलब एसिड क्यों नहीं बना, वो देख रहे हैं अपन, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है CHO में ही क्यों कन्वर्ट हुआ, ये जो है डायरेक्ट COOH के अंदर कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ।
ऐसा क्या हुआ वो देखते हैं। जब हम इसमें क्रोमिक एसिड लेते हैं CrO3 और हम क्या ले रहे हैं इसके साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं, ठीक है, और किस मीडियम में के लिए अंदर ले रहे हैं, ये H2SO4 के साथ में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एसिटिक एनहाइड्राइड वो किस तरीके से इसमें लग जाता है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये CH इसके अंदर है, CH ग्रुप तो है, इस पे लगेगा OAC, ठीक है। ये इस तरीके से इसमें ये जुड़ जाता है जिससे डाइएसिटेट बनता है इनिशियली। डाइएसिटेट जो होता है ये इसको प्रोटेक्ट करता है एल्डिहाइड ग्रुप को आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होने से, ठीक है, इसको फर्दर ऑक्सीडेशन इसका नहीं होने देता। और जब हम इसके अंदर वाटर, सेकेंड कंडीशन जो अपनी थी, ये लेते हैं हम वाटर और H2SO4 लेते हैं, तो क्या होता है यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है और ये क्या हो जाता है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो हाइड्रोलिसिस होता है तो दोनों के दोनों किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों ही ग्रुप किसमें हो जाते हैं कन्वर्ट, OH के अंदर। और आपको ये पता होगा कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहते, इसमें से क्या निकल जाता है, H2O मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है, जिससे ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आई क्या मेरी बात समझ में? देखिए मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। अगर हम लोग क्रोमिक एसिड लेते हैं, ठीक है, अगर हम क्रोमिक एसिड लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये क्या करता है, एक तरीके से इसका प्रोटेक्शन करता है, इसको ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। कैसे नहीं होने देता, क्योंकि खुद लग जाता है यहाँ पे, उससे क्या होता है फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं तो ये दोनों OH के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरीके से H2O बाहर निकल जाता है और ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ इसके साथ में, ये अपना थर्ड एग्जाम्पल हमने क्रोमिक एसिड लिया। इससे पहले हमने क्या लिया था, K2Cr2O7 लिया था या KMnO4 लिया था, दोनों एसिडिक मीडियम के अंदर लिए थे। यहाँ पे हम लोगों ने क्रोमिक एसिड लिया है, ठीक है, जिससे ये किसमें कन्वर्ट हुआ है, CHO के अंदर। ओके, चलो आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इटार्ड रिएक्शन। अब हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन से नंबर का एग्जाम्पल है, 4th नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इटार्ड रिएक्शन देखने वाले हैं। इस इटार्ड रिएक्शन के अंदर होता क्या है, क्रोमिल क्लोराइड लिया जाता है, क्रोमिल क्लोराइड लिया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्रोमिल क्लोराइड एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है किसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोकार्बन के साथ में, ठीक है। जो भी कोई हमने हाइड्रोकार्बन लिया है उसके साथ में क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जो कि डिकम्पोज हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स जो है वो डिकम्पोज हो जाता है किसके साथ, किसमें, मतलब हम डिकम्पोज करने के लिए क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, और क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है। अब जो ये मैंने आपको लिखा है जरा इसकी रिएक्शन देखो। हमने यहाँ पे लिया C6H5CH3, ठीक है, ये तो हाइड्रोकार्बन ले लिया हमने ये वाला। अब हमने क्या लिया, क्रोमिल क्लोराइड दिया है। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2, ये क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड। अब क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इसमें से दोनों C जो H है वो निकलेंगे, और देखिए C6H5CH, यहाँ पे क्या लगेगा, OCrCl2OH, OCrCl2OH, ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। फिर मैंने क्या कहा, और H2 की प्रेजेंस में इसमें क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो जो लैंग्वेज मैंने आपको लिखी थी वो समझ में आ गई, क्या लिखा था मैंने, इटार्ड रिएक्शन के अंदर क्रोमिल क्लोराइड हाइड्रोकार्बन के साथ में मिलके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और डिकम्पोज होता है वाटर के साथ में, ये वाटर के साथ में से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। आ गया समझ में अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट यूज करने वाले हैं। कौन से नंबर का एग्जाम्पल हो गया, ये 4th नंबर का एग्जाम्पल हो गया। देखिए पहले आप एग्जाम्पल देख लो, फिर मैं बताऊंगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मान लो ये बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। हमने क्या लिया है, स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट लिया है, स्टेरिक अमोनियम, इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, CAN, ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर लिया है। अब क्या होता है, जब स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं तो इसके अंदर ये एक CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CHO के अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इसके अंदर कई सारे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों, जैसे कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन ये क्या करता है, केवल एक को ही ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज ओनली
वन मिथाइल ग्रुप। ठीक है, केवल एक ही मिथाइल को ये ऑक्सीडाइज करता है अगर हम नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं तो। मान लो यहाँ पे अगर दो से ज्यादा, अगर तीन भी लगे हुए हों तो भी इसको कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल एक ही को ऑक्सीडाइज करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक को तो करता ही है, साथ में ये केवल उसको CHO में ही कन्वर्ट करता है, ये उसको फर्दर आगे एसिड में कन्वर्ट होने नहीं देता। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे केवल ये किस में कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट होगी ये इनमें से कोई सी भी हो सकती है, सब एक जैसी है, एक दूसरे के मेटा पे ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी रिंग को करते हो। मान लो ये कर दी तो ये केवल एक ही को CHO में कन्वर्ट करता है, बाकी किसी को भी कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, तो एक अलग डिफरेंट एग्जाम्पल हो गया सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का। ये क्या काम करता है, केवल एक ही मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज भी किसके अंदर करता है, CHO में करता है, ना कि COOH में। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो K2Cr2O7 पढ़ चुके हैं, KMnO4 पढ़ चुके हैं, ये दोनों ही हमने एसिडिक मीडियम में लिए थे। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, क्रोमिक एसिड देखा, किसके साथ में देखा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ देखा, और एसिडिक मीडियम था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्रोमिल क्लोराइड देखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट देखा। तो हर किसी की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये तो COOH में कन्वर्ट करती है, ये उसको CHO में कन्वर्ट करता है, ये भी उसको CHO में कन्वर्ट करता है, ये केवल एक ही ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करता है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 5। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सिलेनियम डाइऑक्साइड। क्या ले रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, सिलेनियम डाइऑक्साइड। सिलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, देखिए ये कोई जो इस तरीके से 2 डिग्री जो कोई मतलब ऐसे सेंटर में, दो बेंजीन रिंग के बीच में जो सेंटर में होगा बेंजाइलिक कार्बन, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डाइफिनाइल मीथेन जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर सिलेनियम डाइऑक्साइड अगर लेते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, कितने परसेंट बनती है ये, 87% यील्ड होती है हमें। ओके, इसके बाद में एक और नेक्स्ट है लेड टेट्रा एसीटेट नंबर 6। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ में इस तरीके से साइकिल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इसके साथ में क्या लें, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए लेड। यहाँ पे भी तो ये बेंजाइल कार्बन है। ठीक है ना, ये जो कार्बन है इस पे H लगे हुए हैं, तो ये भी तो एक तरीके से बेंजाइल ही है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लेड टेट्रा एसीटेट ले रहे हैं। ठीक है, लेड टेट्रा एसीटेट लेंगे तो यहाँ पे एसिटिल ग्रुप, मतलब एसीटेट ग्रुप आ जाएगा, OEC। ठीक है, इसी कार्बन का हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी केस देखे हैं, आप लोग ये बात ध्यान से अच्छे से देखोगे, जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं उसके अंदर बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगी होती है, केवल हमने उसी को ही ऑक्सीडाइज कराया है। ठीक है, तो एक तरीके से हमने 6 टाइप के इसमें क्या देखे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे। सबसे पहले हमने देखा K2Cr2O7। ठीक है, एसिडिक मीडियम में, और इसके साथ में हमने क्या देखा, KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या करता है, ये COOH के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन को। दूसरा हमने देखा क्रोमिक एसिड को, ये क्या बता रहा था कि एल्डिहाइड में ही ये रुक जाता है, ये आगे फर्दर उसमें ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एसिटिल ग्रुप जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो ये इसको CHO में कन्वर्ट करता है। थर्ड हमने देखा क्रोमिल क्लोराइड, ये भी क्या करता है, CHO में ही कन्वर्ट करता है, बीच में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जो कि वाटर के साथ में डिकम्पोज हो जाता है। फोर्थ हमने क्या देखा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो होता है एसिडिक मीडियम लिया जाता है, ये भी क्या करता है, केवल एक ही ग्रुप को क्या करता है, मिथाइल को कन्वर्ट करता है CHO के अंदर। ओके, उसके बाद हमने फिफ्थ एग्जाम्पल देखा सिलेनियम डाइऑक्साइड। ये क्या काम करता है, इस तरीके से दो बेंजीन रिंग के बीच में जो मिथाइल होता है, बेंजाइलिक जो कार्बन होता है, उसको इस तरीके से कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके अलावा लेड टेट्रा एसीटेट हमने देखा, तो अगर इस तरीके से सैचुरेटेड रिंग अगर अटैच हो तो उसके ऊपर ये एसिडिल ग्रुप को अटैच कर देगा। ठीक है, तो हमने 6 एग्जाम्पल्स देखे इस कैटेगरी के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर एलाइलिक सिस्टम के का ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम एलाइलिक सिस्टम का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ठीक है।